अपलोड कर दूंगा, ठीक है। ओके ओके ओके। तो लास्ट लेक्चर में हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में तो ऐसे स्टडी किया था कि मैंने आपको फर्स्ट लॉ बताया था, ठीक है, वहां पे सेकंड लॉ मैंने आपको बताया था, यस और नो, हाँ कि ना। तो अभी वन वन बाय वन सारे लॉज हमें डिटेल में स्टडी करने हैं। अब देखो, सीबीएसई बोर्ड के अंदर ये लॉज को निकाल दिया है, ठीक है, एनएमएल को निकाल दिया है, पता नहीं क्यों। मे बी आपका लोअर सेक्शन में हो गया था इसलिए निकाला होगा, लेकिन हमें ऊपर से स्टडी करने हैं इतने लाइटली, यस और नो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ। तो कोई मुझे बोलेगा कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या था? व्हाट वाज न्यूटन फर्स्ट लॉ? कौन बोलेगा? चल जल्दी से बोलो। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या? कि अनलेस एंड अनटिल, हाँ बोलो। ओके, वेरी गुड, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल सम एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट ऑन अ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन a state of inertia. It may be in a straight direction, it may be at a rest, or it may be in a motion. Yes or no? हाँ कि ना? ठीक है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू इन अ स्टेट ऑफ इनर्शिया। स्टेट ऑफ इनर्शिया मतलब इट मे बी रेस्ट, इट मे बी यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, क्लियर, और इट मे बी इन अ स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन, ठीक है, यस और नो। तो मैं बोलूं, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू कंटिन्यू इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट or of a uniform motion, or of a uniform motion in a straight line, in a straight line, ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, straight line direction, unless some external force is is exerted on object, yes or no, हाँ कि ना? क्लियर। जब तक उनके ऊपर कोई फोर्स एग्जर्ट होगा, ठीक है, तब जाके वो अपना इनर्शिया बदलेगा, वरना फिर अपने इनर्शिया वाले स्टेट में रहेगा, ठीक है। तो इनको ना हमें तीन पार्ट के अंदर स्टडी करना है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट क्या होगा? तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हम क्या स्टडी करेंगे? ऑब्जेक्ट इन अ रेस्ट, यस और नो, हाँ कि ना? मैंने याद है आपको लास्ट टाइम वो ग्लास वाला एग्जांपल दिया था कि अगर एक ग्लास के ऊपर एक कार्ड रखो ऐसे, ठीक है, और वो कार्ड के ऊपर ऐसे कॉइन रखोगे, और फिर कार्ड को आप टैप करोगे ऐसे, तो कॉइन कहाँ पे गिर जाएगा? ग्लास के अंदर, यस और नो, यस और नो। ये हाँ, तो ये कौन सा एग्जांपल हुआ? ये कौन सा एग्जांपल हुआ? इनर्शिया एट रेस्ट वाला, यस और नो, यस और नो, ठीक है। तो ये कौन सा एग्जाम्पल हुआ आपका? इनर्शिया एट रेस्ट वाला। चलो, ऐसे ही कोई और मुझे एक एग्जाम्पल दे दो इनर्शिया एट रेस्ट वाली। आपको पता है मम्मी कारपेट को क्या करती है? कि मानो कि एक कारपेट है, कारपेट के ऊपर से मिट्टी, वो गुजराती में कहिए तो मम्मी कपड़ू जापते थे आ रही थे, यस और नो। कपड़े को जर्क लगाती है ना, तो देखो उनके ऊपर क्या होगा कि जब भी कपड़े को ऐसे आप अपवर्ड डायरेक्शन में जर्क दोगे, तो आपका जो डस्ट पार्टिकल होगा ना, वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर आप क्या करते हो? सडनली वो क्लोथ को डाउन करते हो, तो जो डस्ट पार्टिकल था वो ऊपर रेस्ट पे था, उनको वहीं पे रहना था, लेकिन आपने क्लोथ को क्या किया? डाउन किया। तो जैसे ही आप क्लोथ को डाउन करोगे, तो वो डस्ट पार्टिकल अपने इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से वो वहीं पे एयर के अंदर रह जाएगा, और कपड़ा कहाँ पे आ जाएगा? डाउन डायरेक्शन में, यस और नो, हाँ कि ना? फिर देखो कि
मानो कि कोई झाड़ है, ठीक है, इनके ऊपर कोई फ्रूट है, तो आप क्या करते हो कि फ्रूट वाली जो ब्रांच होगी उनको आप शेक करोगे तो फ्रूट नीचे गिर जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप ब्रांच को शेक करना स्टार्ट करोगे, ये फ्रूट को कहाँ पे रहना था? रेस्ट पे रहना था, ठीक है, यस और नो? हाँ कि ना? ठीक है, तो उनको रेस्ट पे रहना था, लेकिन आपने उनको ब्रांच को मोशन में कर दिया, तो उसकी वजह से वो टूट जाता है। क्लियर? तो ये सारे एग्जाम्पल कौन सी है? एग्जाम्पल फर्स्ट पार्ट है आपका लॉ ऑफ मोशन का, कि जहाँ पे ऑब्जेक्ट उनकी रेस्ट वाली पोजीशन पे रहेगा, ठीक है, जब तक उनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट नहीं होगा। तो सेकंड पार्ट मुझे एक्सप्लेन करो कि आपका ऑब्जेक्ट होगा वो कौन सी डायरेक्शन में रहेगा? स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में, या तो मैं बोलूँ कि यूनिफॉर्म मोशन के अंदर रहेगा, यस और नो? हाँ कि ना? यस और नो? ठीक है, चलो, तो उनका कोई एग्जांपल दोगे आप कि ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन अ मोशन? ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन के अंदर है, ठीक है, तो उनको मोशन में ही रहना है। उनका कोई एग्जांपल देखो, वो बस वाला याद है कि बस का ड्राइवर सडनली बस को ब्रेक अप्लाई करेगा, ठीक है, तो आप कौन से डायरेक्शन में फॉल करोगे? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यस और नो? कि मानो कि एक बस ऐसे जा रही है, ठीक है, और वहां पे खड़े हो, ठीक है, और बस का ड्राइवर सडनली ब्रेक लगाता है, तो आप कौन से डायरेक्शन में फॉल करोगे? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि आप मोशन में थे बस के साथ, बस सडनली रुक गई, तो आपका इनर्शिया क्या कहता था कि आपको मोशन में रहना है, लेकिन सिचुएशन बदल गई, तो आप कौन से डायरेक्शन में फॉल करोगे? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ये मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि आपके जो पैर होते हैं ना, वो बस फ्लोर के साथ रहेंगे कांटेक्ट में, ठीक है, यस और नो? और वो रेस्ट पे आ जाएंगे और अपर बॉडी अभी भी मोशन में, यस और नो? आकी ना? चलो, फिर देखो फिर देखो फिर देखो कि आपने कभी, अब देखो, ये ट्राई भी मत करना कभी, आप कभी चालू बस से उतरे हो? आप बस के अंदर से चालू बस में कभी उतरे हो? मतलब बस धीरे धीरे आगे जा रही है और आप चालू बस में उतरते हो कभी? यस और नो? यस और नो? चलो, तो वहां पे एक्सीडेंट के ना मैक्सिमम चांसेस है, वहां पे एक्सीडेंट के मैक्सिमम चांसेस है। क्या? कि सर बस ये वाली डायरेक्शन में जा रही है, और यहाँ से जो उतरेगा ना वो डायरेक्ट डायरेक्ट फ्लोर के साथ कांटेक्ट में होगा। चलो, अब ध्यान से देख लेना, कोई कोई क्या करेगा, वो बस के साथ थोड़ा आगे दौड़ते हैं, नीचे नीचे उतर के भी थोड़े। अब देखो, बस जब इनर्शिया में है, ठीक है, बस जब मोशन में है, ठीक है, तो उनके साथ आप भी मोशन में हो। जैसे ही आप ग्राउंड के ऊपर पैर रखोगे, और आपने क्या ट्राई किया कि मैं मेरे पैर यहाँ पे जमा दूं, ठीक है, मतलब कि ग्राउंड के ऊपर चालू बस में उतर के एक ही जगह पे रुकना कभी पॉसिबल नहीं है। तो बेटर क्या होगा कि अगर कोई चालू बस से उतरे ना, तो वो बस की डायरेक्शन में 4-5 कदम आगे दौड़ ले, ठीक है। अगर वो वही जगह पे रोकने को जाएगा ना, तो आगे की डायरेक्शन में वो गिर जाता है। ये देखा आपने कभी? यस और नो? क्यों? क्योंकि वो बस के साथ मोशन में था, और जब नीचे उतरेगा तो उनका इनर्शिया क्या कहता है, भाई आपको मोशन में रहना है। और आपने क्या ट्राई किया कि चलो मैं ग्राउंड पे रुक जाऊं, लेकिन होगा नहीं, तो इनर्शिया की वजह से वो आगे की डायरेक्शन में गिर जाएगा। तो इसीलिए बोलते हैं ना कि हमेशा अगर चालू बस से उतर रहे हो, ठीक है, तो बस की डायरेक्शन के साथ 2-3 मीटर आप थोड़ा आगे कवर अप करो, ठीक है, यस और नो? आकी ना? आकी ना? ठीक है, फिर देखो, हॉर्स वाला एग्जांपल दूं। मानो कि आप हॉर्स के ऊपर बैठे हो, ठीक है, हॉर्स के ऊपर बैठे हो, ठीक है, और हॉर्स अगर आपका सडनली स्टॉप करे, स्पीड में था हॉर्स, और हॉर्स अगर एक जगह पे सडनली रुक गया, तो आप कौन से डायरेक्शन में जाओगे? आगे वाली डायरेक्शन में, यस और नो? तो ये सारे इनर्शिया कौन से? इनर्शिया ऑफ मोशन है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट आपका मोशन में रहेगा, कब तक? जब तक उनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट ना हो, कि जो इनको ऑब्जेक्ट को क्या करे, रेस्ट पे लेके आए, यस और नो? आगे ना? यस और नो? ठीक है,
और देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट ए वाली डायरेक्शन में मोशन में है, ठीक है, तो वो अपने आप रेस्ट पे क्यों आ जाएगा? यहाँ पे तो हमने बोला कि ब्रेक अप्लाई होगी, हॉर्स रुक जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मानो कि ऐसे रोड के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में, तो वो किसकी वजह से रेस्ट पे आता है? दैट इज ड्यू टू फ्रिक्शन। यस और नो? ठीक है, तो ये याद रखना। चलो, तो थर्ड पार्ट ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, कि आपका ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में होगा तो वो अपनी सीधी लाइन की डायरेक्शन मेंटेन करेगा। यस और नो? हाँ कि ना? हाँ कि ना? चलो, तो इनका कोई एग्जांपल देगा? इनका कोई एग्जांपल देगा? इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। चलो मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। आपने कभी देखा है कोई डियर के पीछे या तो हर के पीछे ना लेपर्ड वगैरह पीछे बढ़ जाए? यस और नो? ठीक है, तो वो डियर कभी सीधा नहीं दौड़ेगा, वो ऐसे सीधा दौड़ के जाता है? यस और नो? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो क्या करेगा? अपना दिमाग लगाता है कि वो ऐसे ना जिग जैग में जाएगा। यस और नो? हाँ कि ना? आप डिस्कवरी एनिमल, अगर आप एनिमल प्लेनेट देखते हो, ठीक है, तो वहां पे आपने काफी ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी मानो कि ऐसे कोई हर हिरन के पीछे या तो कोई हर के पीछे डॉग वगैरह पड़ जाए, तो वैसे क्रॉस में जाते हैं। अभी क्रॉस में क्यों जाएंगे? उनको पता है कि अगर वो सीधी डायरेक्शन में जाएगा ना, तो वो जो लेपर्ड होगा ना वो उनको पकड़ लेगा। लेकिन यहाँ पे फायदा क्या करेंगे वो, कि लेपर्ड का मास ज्यादा होता है कंपेयर टू हिरन, ठीक है। तो जैसे ये वाले डायरेक्शन में जाएगा ना, फिर हिरन इजीली अपने डायरेक्शन बदल लेता है। और यहाँ पे ये जो लेपर्ड होगा ना, उनको ये डायरेक्शन चेंज करने में प्रॉब्लम होगा। यस और नो? क्यों? क्योंकि उनका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन ज्यादा होगा, ठीक है, तो वो इजीली डायरेक्शन चेंज नहीं कर पाता। यस और नो? इसीलिए आपकी वो कौन सी डायरेक्शन, ऐसे जिगजैग डायरेक्शन में भागेगी कि इजीली ये लेपर्ड उनको पकड़ ना पाए। यस और नो? आके ना? ठीक है, ये ठीक है। चलो, तो ये आपकी कौन सी लॉ थी? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन थी, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको बोला ना थोड़ा ऊपर से करेंगे हम, इतना ज्यादा डिटेल में जाना नहीं है, ठीक है। चलो फिर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन मैंने देखा था, आपको बोला था न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, स्टेटमेंट भी मैंने वहां पे लिखा था। यस और नो? यस। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तो कोई बोलेगा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या था? याद तो कोई रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम करके ऐसे कोई टॉपिक था। यस और नो? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या था? चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, ठीक है, टू द बॉडी, एंड जो चेंज होगा दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। एक क्या था कि नहीं? यस और नो? ठीक है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, देखो सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन को, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ध्यान से देखना, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली, इज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यस और नो? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, is directly proportional to applied force. Yes or no? And change of momentum, and change of momentum occurs in the direction of, in the direction of applied force, in the direction of applied force. Yes or no? हाँ कि ना? Yes or no? हाँ कि ना? Yes or no? ठीक है, ये सेकेंड, ये सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन होगा, ठीक है। कि न्यूटन ने क्या बोला, कि जो भी मोमेंटम के अंदर चेंज होगा वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, वो कैसे प्रपोर्शन में होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। और उनकी जो डायरेक्शन होगी वो कौन से डायरेक्शन में होगी? फोर्स की अप्लाइड डायरेक्शन में। यस और नो? हाँ कि ना? अब देखो सीधी बात है, कि अगर मानो कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है,
तो अगर इनके ऊपर मैं ये वाली डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करूं, ठीक है, तो मोमेंटम मतलब क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी। अब देखो, जब भी फोर्स ए वाली डायरेक्शन में अप्लाई करोगे तो मास तो इनका चेंज नहीं होगा, लेकिन वेलोसिटी तो चेंज होगी कि नहीं, यस और नो, हाँ कि ना, कि ना? तो मैं बोल सकता हूँ, ठीक, तो इनकी जो पहली वेलोसिटी अगर मैं v1 कंसीडर करूँ या तो u कंसीडर करो, तो यहाँ पे इनकी मोमेंटम कितनी होगी, m v1, और आफ्टर अप्लाइंग फोर्स मानो कि इनकी मोमेंटम बन जाए m v2, तो m v2 माइनस m v1 क्या होगा, चेंज ऑफ मोमेंटम होगा, ठीक है। तो ये v2 वेलोसिटी उतनी ही ज्यादा बनेगी जितना ये फोर्स ज्यादा होगा, यस और नो, जितना ज्यादा फोर्स होगा उतनी ज्यादा वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट आपका ये वाले डायरेक्शन में जाएगा, यस और नो। तो मैं बोल सकता हूँ कि इनका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, या तो कम टाइम के अंदर जितना ज्यादा फोर्स आप अप्लाई करोगे उतनी ज्यादा इनके अंदर मोमेंटम चेंज होगी। और दूसरी बात, ये जो चेंज ऑफ मोमेंटम होगी उनकी डायरेक्शन भी कौन से डायरेक्शन में होगी, ये फोर्स की डायरेक्शन में होगी, यस और नो, क्लियर इतना? आपको याद है आपने थर्ड यूनिट के अंदर ऐसे लिखा था, वेलोसिटी v को क्या लिखा था आपने, dx बाई dt लिखा था कि नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यस और नो, आकी ना, आकी ना, क्लियर? दूसरी बात यहाँ पे ये भी याद रखना कि आपका यहाँ पे जो f होगा ना दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, यस और नो, आकी ना, ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पे देखो कि मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि आपका जो f होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, अगर यूनिट कांस्टेंट कंसीडर करूँ तो f क्या होगा, m इंटू के बराबर, m क्या होगा आपका मास होगा, और a क्या होगा आपका एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। और ये आपका सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन है। अब देखो इनका डेरिवेशन देखते हैं। तो आपको लीनियर मोमेंटम के बारे में पता है, ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम किसके बराबर है, तो सर लीनियर मोमेंटम, ये रिकॉर्ड करके ना मजा नहीं आता, ठीक है, मुझे नेक्स्ट टाइम से बंद करना पड़ेगा। लीनियर मोमेंटम किसके बराबर होगी, P इज इक्वल टू एम इंटू वी के बराबर होगी कि नहीं, यस और नो, ठीक है। लीनियर मोमेंटम क्या होगी, p वेक्टर इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर। अगर मैं ये डिफरेंशिएट करूँ ये वाले इक्वेशन को, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड विथ टाइम पीरियड, ठीक है, क्लियर, डिफरेंशिएटिंग अबव इक्वेशन, डिफरेंशिएटिंग above equation with time period, equation with time period। तो अगर with time period में ये इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूँ तो देखो ऐसे बनेगा dp डिवाइड बाई dt, यस और नो, m इंटू dv डिवाइड बाई dt। आप बोलोगे कि सर मास क्यों बाहर निकाल दिया, क्योंकि मास तो क्या रहेगा, कांस्टेंट, ठीक है, और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या मिलेगा हमें, एक्सेलरेशन मिलेगा। तो देखो ऐसे बनेगा कि नहीं, यस और नो, हाँ कि ना, क्लियर, यस और नो? चलो, तो यहाँ पे देखो कि आपका जो dp डिवाइड बाई dt है, इसको अगर मैं f बोलूं फोर्स, तो ऐसे मैं बोल सकता हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इन डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, यस और नो, आ कि ना, समझ में आ कि नहीं, ठीक है? और याद रखना कि यहाँ पे जब भी आप एक्सप्लेनेशन करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो मास होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट, ठीक है। और आपको पता है ना, तो ये मास अगर कांस्टेंट होगी तो चेंज इन वेलोसिटी वही आपकी क्या बनेगी, एक्सेलरेशन बनेगी कि नहीं, यस और नो, क्लियर, हाँ कि ना, यस और नो, ठीक है। तो ये आपका कौन सा लॉ होगा, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, क्लियर। अब देखो कि इनको आगे और कैसे डिफाइन करोगे, तो हमें आगे ना एक सिंपल सा फार्मूला डिफाइन करना है, और वो सिंपल सा अपना जो फार्मूला होगा वो किसके बराबर, ए अभी आपने जो लिखा वही फार्मूला, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग देखो मैं यूनिट डिफाइन कर रहा हूँ, फोर्स के अलग अलग यूनिट, ठीक है, यस और नो,
क्लियर। तो 1 न्यूटन फोर्स तो आप सबको पता है कि सर अगर ऑब्जेक्ट का मास कितना 1 kg के बराबर और उनके अंदर एक्सेलरेशन आपका कितना प्रोड्यूस्ड हो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड हो, तो जो भी फोर्स उनके ऊपर अप्लाई होगा वो फोर्स कितना कहलाएगा आपका 1 न्यूटन। यस और नो। देखो अगर मैं यहाँ पे कंसीडर करूँ, अगर मैं यहाँ पे कंसीडर करूँ एक ऑब्जेक्ट है जिनका मास कितना है 1 kg के बराबर, इनका एक्सेलरेशन मुझे कितना कंसीडर करना है, मुझे कितना प्रोड्यूस करना है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। तो इनके ऊपर जो रिक्वायर्ड फोर्स होगा वो फोर्स कितना होना चाहिए 1 न्यूटन। यस और नो। सो 1 न्यूटन को मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ ना, 1 न्यूटन इज अमाउंट ऑफ फोर्स which is required to produce acceleration of 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर in an object of 1 kg mass। हाँ कि ना। यस और नो। चलो फिर देखो कि फोर्स का जो सीजीएस यूनिट है, फोर्स का जो सीजीएस यूनिट है वो कौन सा यूनिट है, डाइन है। ठीक है। तो देखो डाइन के अंदर क्या होगा सर, F इज इक्वल टू तो एम ए रहेगा। हाँ, लेकिन ये मास का यूनिट क्या बन जाएगा, ग्राम बन जाएगा। और एक्सेलरेशन का क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है। तो जो फोर्स रिक्वायर्ड होगा वो कितना होगा 1 डाइन के बराबर। तो देखो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करूँ जिनका मास कितना है 1 ग्राम के बराबर और इनका एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इनके लिए जो रिक्वायर्ड फोर्स होगा वो कितना बनेगा 1 डाइन के बराबर। समझ में आ रहा है आप लोगों को, यस और नो। नहीं। चलो फिर देखो, फिर देखो ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स निकालते हैं। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। चलो तो यहाँ पे ध्यान से देखना कि अगर मानो कि एक ऑब्जेक्ट है जिनका मास किसके बराबर है 1 kg के बराबर, मास कितना है इनका 1 kg के बराबर, और इनका एक्सेलरेशन आपको कितना करना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो भी रिक्वायर्ड फोर्स होगा, जो भी रिक्वायर्ड फोर्स होगा वो कितना होगा, वन वन ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाएगा। वो कितना कहलाएगा, वन ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो इनको मैं आगे नोटेट कर रहा हूँ, अभी देखो, क्लियर। वन ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये जो वन ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ना, उनको आप 1 kg वेट भी बोलोगे या तो 1 kg फोर्स भी बोलोगे। यस और नो, क्लियर। हाँ कि ना, यस और नो। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, ध्यान से देखना, यहाँ पे ध्यान से देखना, ध्यान से देखना कि मैं ऐसे बोल सकता हूँ अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन ऑब्जेक्ट ऑफ अ मास ऑफ 1 kg। यस और नो। अगर 1 kg के ऑब्जेक्ट के अंदर, अगर 1 kg के ऑब्जेक्ट के अंदर आपको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का अगर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है, ठीक है, तो उनके लिए जो रिक्वायर्ड फोर्स होगा वो कितना होगा 1 kgf होगा या तो 1 kg वेट के बराबर होगा। क्लियर इतना, यस और नो। अब देखो कि सर अगर मैं बोलूं तो आप ये वाले ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मैं बोल सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ मास का कितना होगा 1 kg के बराबर और एक्सेलरेशन कितना होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। तो देखो ये क्या बनेगा 9.8 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो फोर्स है ना वो कौन सा फोर्स है, 1 kg फोर्स है। ठीक है, ये 9.8 और एक केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को तो मैंने न्यूटन लिखा था कि नहीं, तो मैं उनको एन लिखूं तो मैं ऐसे रिलेशन डिराइव कर सकता हूँ कि 1 kg फोर्स किसके बराबर होगा 9.8 न्यूटन के बराबर। यस और नो। और ये रिलेशन आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, हाँ कि ना, यस और नो। सब लोगों को समझ में आ कि नहीं। ठीक, ओके। चलो फिर देखो आगे एक बार मैंने इनसे पहले भी करवाया था, रिलेशन बिटवीन एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। रिलेशन बिटवीन, अभी मेरी मार्कर भी खलास
हो गई अलग अलग कलर की। रिलेशन बिटवीन एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट, एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है, चलो तो रिलेशन याद है कि नहीं आपको? डायरेक्ट रिलेशन याद है? डायरेक्ट रिलेशन याद है? हेलो, डायरेक्ट रिलेशन याद है एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट में? अब मतलब मैं बोलूं कि न्यूटन और डाइन का रिलेशन याद है आपको? दोनों की रिलेशन क्या होती है? भूल गए आप लोग? सेकंड यूनिट में आया था ये यूनिट कन्वर्जन वाला, याद है किसी को? कोई आके ना तो बोलो। देखो, ये आपने किया था सर F इज इक्वल टू एम इंटू ए। ठीक है, तो ये 1 kg, ठीक है, और ये कितना होगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये देखो, ये क्या बनेगा? ये 1 न्यूटन बनता है। ठीक है, तो 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये किसके बराबर था? 1 न्यूटन के बराबर। अब देखो, अगर केजी की जगह पे ग्राम करूँ तो ये 10⁻³ ग्राम होगा कि नहीं? ठीक है, और ये मीटर की जगह पे सेंटीमीटर करूँ तो 10⁻² सेंटीमीटर होगा कि नहीं पर सेकेंड स्क्वायर? तो ये क्या बनेगा सर? 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपकी दोनों रिलेशन सही होगी। ठीक है, और ये ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे सर? डाइन लिखेंगे उसको। तो 10⁵ डाइन में बोल सकता हूँ कि नहीं? तो 1 न्यूटन किसके बराबर होगा सर? 1 न्यूटन होगा 10⁵ डाइन के बराबर। क्लियर इतना? यस और नो? हाँ कि ना? ठीक है, तो इनको इनको दिमाग के सेट कर देना। ठीक है, इनको दिमाग के अंदर सेट कर देना। ठीक है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। और अगर नहीं आए तो आपको सिंपल कन्वर्जन करना है। और मैंने माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का वीडियो डाला था, आपने देखा? यस और नो? हाँ कि ना? प्रिंट? क्यों? अभी तक क्यों नहीं देखा आपने? ओके। और फिजिक्स में का कितने यूनिट है आपके स्कूल के एग्जाम में? ओके, ठीक है। चलो, इतना क्लियर आपको यहाँ पे? यस और नो? चलो, अब देखो, न्यूटन्स लॉ को हम कंपोनेंट फॉर्म में देखते हैं। ठीक है, न्यूटन्स लॉ इन कंपोनेंट फॉर्म। कौन से फॉर्म में? ये मैं आज का लेक्चर अपलोड नहीं करूंगा, ये मार्कर मेरे पास एक ही है आज, पेन और हाइलाइटर बिल्कुल नहीं है। न्यूटन्स लॉ इन अ कंपोनेंट फॉर्म। ठीक है, अब देखो, कंपोनेंट फॉर्म याद है आपको? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाला था आपने, वर्टिकल कंपोनेंट निकाला था। यस और नो? हाँ कि ना? ठीक है, तो अगर देखो यहाँ पे, अगर मैं फोर्स का वेक्टर में लिखूं, तो मानो कि एफ ऑफ एक्स ऑफ आई के प्लस एफ ऑफ वाई ऑफ जे के और प्लस एफ जेड ऑफ के फोर। ठीक है, ये फोर्स है। मानो कि वैसे ही आपकी मोमेंटम है पी, तो उनका भी बनेगा पी एक्स ऑफ आई के प्लस पी वाई ऑफ जे के प्लस पी जेड ऑफ के। यस और नो? और मानो कि एक्सेलरेशन में कंसीडर करूं ए, तो ए एक्स ऑफ आई के प्लस ए वाई ऑफ जे के प्लस ए जेड ऑफ के। यस और नो? तो यहाँ पे देखो, एफ का इक्वेशन क्या था सर? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, अब देखो, मोमेंटम पी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? एम इंटू ए के बराबर लिख सकता हूँ कि नहीं? यस और नो? हाँ कि ना? समझ में आया कि नहीं? ठीक है, चलो, तो यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे ध्यान से देखना कि ये देखो यहाँ पे d डिवाइड बाई डी टी, ये p मोमेंटम की जगह पे
ये पी मोमेंटम की जगह पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ पी एक्स आई के, पी वाई जे के, पी जेड के। तो ये पी एक्स ऑफ आई के प्लस पी वाई ऑफ जे के प्लस पी जेड ऑफ के। यस और नो? हाँ कि ना? यस और नो? ठीक है। हाँ, और ये देखो ये फिर मैं ऐसे बन बन जाएगा ना, ये डी पी एक्स ऑफ आई केप डिवाइड बाई डी टी प्लस डी पी वाई केप जे केप डिवाइड बाई डी टी प्लस डी पी जेड के केप डिवाइड बाई डी टी। अब देखो इनसे सिमिलर यहाँ पे क्या होगा फोर्स के लिए, सर एफ एक्स ऑफ आई केप प्लस एफ वाई ऑफ जे केप प्लस एफ जेड ऑफ के केप। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स ऑफ आई केप, एफ ऑफ वाई ऑफ जे केप प्लस एफ ऑफ जेड ऑफ के केप। यस और नो? तो इनके जो रिस्पेक्टिव जो कंपोनेंट्स है, तो देखो आई कंपोनेंट के लिए ये दोनों का रिलेशन बनेगा, क्लियर? वाई कंपोनेंट के लिए ये दोनों की रिलेशन बनेगी और जेड कंपोनेंट के लिए इन दोनों का रिलेशन बनेगा। समझ में आ कि नहीं? क्लियर? और दूसरी बात, ये जो dp डिवाइड बाई dt है ना, उनकी जगह पे मास इनटू एक्सेलरेशन है, लेकिन जब dpx डिवाइड बाई dt होगा तो a की जगह पे क्या रहेगा, ax होगा x की डायरेक्शन के लिए। यस और नो? हाँ कि ना? ठीक है, चलो तो देखो इनको मैं ऐसे यहाँ पे लिख सकता हूँ, अच्छे से ध्यान देना यहाँ पे। ठीक है, तो देखो कि f ऑफ x, देखो यहीं से, ठीक है, f ऑफ x मैग्नीट्यूड में लिखूं तो क्या होगा सर, dpx डिवाइड बाई dt। ठीक है, f ऑफ y किसके बराबर होगा, dpy डिवाइड बाई dt। और f ऑफ z किसके बराबर होगा सर, dpz डिवाइड बाई dt। अब देखो dp डिवाइड बाई dt की जगह पे तो आप मास इनटू एक्सेलरेशन लिखते हो, लेकिन यहाँ पे क्या होगा सर, x की डायरेक्शन में तो ये मास इनटू ax के लिए होगा, ये क्या होगा मास इंटू ए वाई के लिए होगा, और ये क्या होगा मास इंटू ए जेड के लिए होगा। समझ में आ कि नहीं? यस और नो? ये आ कि ना? यस और नो? आ कि ना? तो ये आपको एक्स की डायरेक्शन, ये वाई की डायरेक्शन, और एक कौन सी डायरेक्शन, जेड की डायरेक्शन के लिए आपको उनके रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स मिल गए। यस और नो? आ कि ना? ठीक है, चलो तो इनके रिलेटेड थोड़े टर्म्स देख ले सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन के अंदर। तो सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन के अंदर जो टर्म्स है, तो पहला उनका जो वेक्टर फॉर्म होगा, ये आपने एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए लिखा। ठीक है, अगर वेक्टर फॉर्म लिखूं तो सिंपल है, एफ वेक्टर इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन वेक्टर। यस और नो? चलो अब मुझे बोलो कि अगर एफ इज इक्वल टू जीरो है, ठीक है, एफ इज इक्वल टू जीरो है, तो उसका मतलब क्या होगा, मास तो जीरो कंसीडर करूं नहीं मैं, यहाँ पे ये क्या होगा, एक्सेलरेशन जीरो कंसीडर कर लूं मैं। यस और नो? और मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ ना, जब एक्सेलरेशन जीरो होगा तो फोर्स भी जीरो होगा। और देखो आपका एक्सेलरेशन का जीरो होना उसका मतलब क्या होता है, तो सर एक्सेलरेशन का जीरो होना मतलब चेंज इन वेलोसिटी जीरो होना। यस और नो? हाँ कि ना? यस और? एक्सेलरेशन का जीरो होना मतलब सर चेंज इन वेलोसिटी जीरो होना, और चेंज इन वेलोसिटी जीरो होना मतलब क्या होगा, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन। यस और नो? वेलोसिटी एक ही रहेगी तो उनका चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा। समझ में आ गया नहीं? यस और नो? यस और नो? चलो फिर देखो, आपने अभी लिखा था ना सर dp डिवाइड बाई dt, dp डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू f। ठीक है, चलो तो आपने तो यहाँ पे बोला सर एक्सेलरेशन जीरो एफ जीरो, तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ ना dp डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू भी जीरो। यस और नो? हाँ कि ना? यस और नो? हाँ कि ना? ठीक है, अब देखो आपको मैंने जब डिफरेंशिएशन करवाया था तो वहां पे मैंने बोला था कि जब भी कोई कांस्टेंट होगी ना तो उनका डिफरेंशिएशन आपको जीरो मिलेगा। तो यहाँ पे देखो dp डिवाइड बाई dt जीरो मिला मतलब क्या, ये p क्या होगी, कांस्टेंट होगी। p कौन है, आपकी लीनियर मोमेंटम।
तो यहाँ पे इसका मतलब क्या निकलेगा कि लीनियर मोमेंटम क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है, अब देखो लीनियर मोमेंटम का कांस्टेंट होना मतलब क्या, फिर से चेंज इन वेलोसिटी का जीरो होना। चेंज इन वेलोसिटी का जीरो होना मतलब एक कौन सी मोशन होना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन होना। यस और नो? ठीक है, अब देखो दूसरी बात कि आपका जो सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन है, ठीक है, तो ये जो सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन जनरली हम अप्लाइड करते हैं, ठीक है, तो वो किसके लिए अप्लाइड करेंगे, पॉइंट मास के लिए। ठीक है, और हम बोलते हैं काफी बार इनको पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, कौन से ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है ये, पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए आपकी एप्लीकेबल है। ठीक है, समझ में आ कि नहीं, यस और नो, आ कि ना? और आपकी जो सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, आपकी जो सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन है, ठीक है, तो वो सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन हमें किसकी ओर डिफाइन करती है, इनिशियल इनर्शियल मास की ओर। कौन सी मास की ओर, इनर्शियल मास। देखो इनको मैं डिफाइन करता हूँ अभी, इनर्शियल मास। ठीक है, तो आपका जो F इज इक्वल टू एम ए का फॉर्मूला है ना, तो m मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, F डिवाइड बाई ए। यस और नो? ठीक है, तो ये हमें कौन सी मास डिफाइन करती है, इनर्शियल मास। अब देखो सर ऐसा क्यों इनर्शियल मास, तो आपको भी पता है ये मास की वजह से आपको अगर ऑब्जेक्ट को मोशन में लेके आना है तो उनके ऊपर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, यस और नो? ठीक है, तो आपका मानो कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट में कंसीडर करूं जिनका मास m के बराबर है, और ए वाली डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो इनिशियली फोर्स मैंने दिया, ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आया, फिर और थोड़ा ज्यादा फोर्स किया मैंने, फिर भी ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आ रहा। तो ये आपकी जो मास है वो रेजिस्टेंस टू, वो मैं बोल सकता हूँ कि रेजिस्टेंस है, ठीक है, मोशन के अगेंस्ट में। यस और नो, हाँ कि ना? हाँ कि ना? कि आपका ये जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो फिर भी अगर ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आ रहा तो वो किसकी वजह से, इनके मास की वजह से। अगर इनका मास कम होता ना तो जल्दी से मोशन में आ जाता, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि इनकी मास ज्यादा है, तो आपको यहाँ पे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। यस और नो, हाँ कि ना? ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूं, एक मिनट, कौन है? हाँ, છેવડો ક્યાં છે? પતી ગયો. હા તો વાંધો નહીં, મમ્મીને લેવા જવાના કેટલા વાગે? મારા જો 9 વાગે લેક્ચર है. हाँ तो वांधो नहीं, चलो। तो देखो ये जो फोर्स होगा, ठीक है, तो उनकी वजह से ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन भी डेवलप होगा। लेकिन याद रखो, ध्यान से देखना यहाँ पे, ठीक है, कि अगर फोर्स फोर्स अगर आप अप्लाई करोगे और ऑब्जेक्ट का मास कम होगा, अगर ऑब्जेक्ट का मास कम होगा तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा कि नहीं, यस और नो? और अगर मास आपकी ज्यादा होगी, अगर मास आपकी ज्यादा होगी तो एक्सेलरेशन इनकी क्या रहेगी, कम रहेगी कि नहीं, यस और नो, हाँ कि ना? तो अगर मैं बोलूं कि एक सेम फोर्स मैं अप्लाई कर रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात, कि मानो कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इनका मास m1 है, और इनके ऊपर फोर्स मैंने अप्लाई किया F के बराबर, और इनके अंदर एक्सेलरेशन डेवलप हुआ a1 के बराबर। फिर सेकेंड ऑब्जेक्ट है जिनका मास किसके बराबर, m2 के बराबर, उसके ऊपर भी यहाँ पे जो अमाउंट से मैंने फोर्स अप्लाई किया वही अमाउंट का मैंने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया F के बराबर, और इनका जो एक्सेलरेशन डेवलप हुआ वो किसके बराबर डेवलप हुआ, a2 के बराबर। तो देखो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ m1 इंटू ए वन, यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ m2 इंटू ए टू। यस और नो, हाँ कि ना? यस और नो? ठीक है, तो ये देखो आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि m1 a1 इज इक्वल टू m2 a2। ठीक है, एफ एफ ही है, दोनों सेम फोर्स था, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि m2 डिवाइड बाई m1 इज इक्वल टू a1 डिवाइड बाई a2। तो देखो ये मास और एक्सेलरेशन का रिलेशन कैसे होगा, इनवर्स रिलेशन, मतलब अगर मास कम होगा तो एक्सेलरेशन ज्यादा डेवलप होगा, और अगर मास ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन वहां पे क्या डेवलप होगी, कम डेवलप होगी। यस और नो?
और दूसरी बात ये भी याद रखना कि आपकी जो एक्सेलरेटेड मोशन होगी वो हमेशा फोर्स की वजह से होगी। ठीक है, ये बात को भी आप नोट करके रखना कि एक्सेलरेटेड मोशन are always due to force, external force। ठीक है, किसकी वजह से हमेशा होगी? एक्सटर्नल फोर्स की वजह से होगी। क्लियर, ये याद रखना। चलो अब देखो, एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट सीधी लाइन में मोशन कर रहा है, ठीक है, तो उनकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती जाए, तो ये एक्सेलरेटेड मोशन है। यस, ठीक है। अगर एक ऑब्जेक्ट ए वाली डायरेक्शन में जा रहा है सेम कांस्टेंट वेलोसिटी से, लेकिन आगे जाके वो कहीं अपनी डायरेक्शन भी बदल दे, तो ये भी कौन सी मोशन कहलाएगी? एक्सेलरेटेड मोशन कहलाएगी। यस और नो? याद है ना, थर्ड यूनिट में हमने किया था। यस और नो? ठीक है, क्लियर। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर इनिशियली फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, ठीक है, तो फिर जैसे फोर्स के साथ ही ऑब्जेक्ट मोशन में आया, ठीक है, और मानो कि उनकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई, तो ये आपकी एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक है, फिर मानो कि इनकी डायरेक्शन बदल गई या तो खाली स्पीड बदल गई, तो भी ये कौन सी मोशन है? एक्सेलरेटेड मोशन है। यस और नो? ठीक है। और दूसरी बात आपको पता है ना, जब आपकी वेलोसिटी से आपका परपेंडिकुलर फोर्स एक्सर्ट हो, ठीक है, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन, और अगर ये फोर्स की डायरेक्शन बने, तो आपकी ऑब्जेक्ट की कौन सी मोशन होगी? सर्कुलर मोशन होगी। क्लियर इतना? यस और नो? आकी ना? ठीक है, तो ये याद रखना इतना। क्लियर? चलो, तो यहाँ पे थोड़े इनके बेसिस पे कैलकुलेशन करते हैं। सिंपल सा एक ही फार्मूला बेसिस पे कैलकुलेशन है, और वो फार्मूला कौन सा? आपका सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन। और आप सबको याद है, आपने सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन के अंदर क्या स्टडी किया? F इज इक्वल टू एम इंटू ए। मैंने आपको पहले बोला था, याद है कि आपने थर्ड यूनिट के अंदर क्या स्टडी किया था? काइनेमेटिक्स को स्टडी किया था, थर्ड फोर्थ के अंदर, कि वहां पे पर्टिकुलर हमने वेलोसिटी के बारे में स्टडी किया, एक्सेलरेशन के बारे में स्टडी किया। ठीक है, जो फोर्स वगैरह था, मतलब कॉज ऑफ मोशन था, उसको हमने वहां पे स्टडी नहीं किया था, लेकिन ए वाले यूनिट में हमें करना पड़ेगा। यस, यस और नो? क्लियर इतना? आकी ना? चलो, और आपको ये भी पता है ना कि मानो कि एक ऑब्जेक्ट है, उनकी वेलोसिटी अगर कंटिन्यूअसली कम होती जाए, तो इनको आप क्या बोलोगे? रिटार्डेशन बोलोगे, या तो आप क्या बोलते हो? डिसलरेशन। यस और नो? रिटार्डेशन बोलोगे, या तो फिर क्या बोलोगे? डिसलरेशन बोलोगे। यस और नो? आखिर ना? चलो, तो मानो कि इक्वेशन में आपको यहाँ, हाँ बोलो। ठीक है, मानो कि मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन देता हूँ। ये 8 लोग रह गए, बाकी लोग कहाँ पे निकल गए? सेतु है, अमन है, फिर वहां से रोहित है, हिमांशु है, सोनू निकल गई। ठीक है, ये सोनू आ गई। 8 ही है ना? स्पर्श है, जैनिल है, संजना है, राजवी कहाँ गई? एक राजवीर नहीं, राजवी आई थी, राजवी भी आई थी, और राजवीर भी था। राजवी राजवीर दोनों थे। आई थी राजवी, मुझे पता है, मैंने ऐड किया था। चलो कोई नहीं। तो न्यूमेरिकल करना है, ठीक है, 1 मिनट रुको, मैं बुक ले लूं। चलो, तो यहाँ पे देखो, क्वेश्चन आप रीड करो। क्वेश्चन आप रीड करो, देखो ये वाला क्वेश्चन। चलो देखो, बुलेट ऑफ मास ऑफ 0.04 kg। बुलेट का मास कितना है भाई साहब? 0.04 kg, मूविंग विथ स्पीड ऑफ 90 मीटर पर सेकेंड, enters a heavy wooden block and is stopped after
traveling a 60 centimeter. What is the average resistive force exerted by the block on the bullet? Yes or no? देखो क्वेश्चन ध्यान से देखो कि आपकी एक बुलेट है, बुलेट का मास कितना है, मास ऑफ बुलेट यहाँ पे आपको गिवन है, ठीक है, मास ऑफ बुलेट कितना आपको गिवन है 0.04 kg। यस और नो? विद द स्पीड, इनिशियल स्पीड आपको गिवन है, ठीक है, इनिशियल स्पीड या तो इनिशियल वेलोसिटी में बोलूं तो इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन एज अ 90 मीटर पर सेकेंड। और मानो कि सामने ना ऐसे एक वुडन ब्लॉक है, ठीक है, ये वुडन ब्लॉक है और यहाँ से आपकी बुलेट जब फायर कर रही है, ठीक है, जब यहाँ से बुलेट निकली आपकी तो उनकी इनिशियल स्पीड कितनी है 90 मीटर पर सेकेंड। फिर ये बुलेट ना इसके अंदर एंटर करती है वुडन ब्लॉक के अंदर, वुडन ब्लॉक के अंदर एंटर करने के बाद 60 सेंटीमीटर के बाद वो क्या करती है, रुक जाती है। समझ में आ कि नहीं? यस और नो? हाँ कि, ठीक है, तो वो वुडन वुडन ब्लॉक के अंदर, ठीक है, 60 सेंटीमीटर ट्रैवल करने के बाद रुक जाएगी। तो यहाँ पे इनकी फाइनल वेलोसिटी क्या बनेगी, 0 मीटर पर सेकेंड बनेगी कि नहीं? यस और नो? और अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे सेम वेलोसिटी से एंटर कर रही है तो ये 60 सेंटीमीटर उनका डिस्प्लेसमेंट बनेगा कि नहीं? यस और नो? हाँ कि ना? ठीक है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द एवरेज रेजिस्टिव फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ऑन द बुलेट। कि जब बुलेट ए ब्लॉक के अंदर एंटर करेगी, जब बुलेट ए ब्लॉक के अंदर एंटर करेगी तो बुलेट के अंदर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट होगा कि नहीं? यस और नो? वही फोर्स निकालना है। अब देखो, आप मुझे बोलो कि सर ये बुलेट जब ब्लॉक के अंदर एंटर करेगी तो वहां पे उनका एक्सेलरेशन होगा कि रिटार्डेशन होगा? ठीक है, तो हमें कौन सी फोर्स फाइंड आउट करनी है सर? हमें रिटार्डिंग फोर्स फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो रिटार्डिंग फोर्स क्या होगी, तो रिटार्डिंग फोर्स क्या होगी, मास इंटू रिटार्डेशन होगा कि नहीं? हाँ कि ना? ठीक है, जैसे F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लिखते हो तो एक्सेलरेशन की जगह पे क्या आ जाएगा, रिटार्डेशन आ जाएगा। यस और नो? और रिटार्डेशन कैसे निकालेंगे सर? यहाँ पे जैसे गिवन है वैसे ही, इनिशियल वेलोसिटी को मैं v नॉट लिखूं, फाइनल वेलोसिटी को मैं v लिखूं, ठीक है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है, 60 सेंटीमीटर के बराबर। तो 60 सेंटीमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट कर दूं तो 0.60 मीटर। तो आपके पास कोई ऐसी इक्वेशन है जहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हो, फाइनल वेलोसिटी हो, डिस्प्लेसमेंट हो, तो आप इनका रिटार्डेशन फाइंड आउट कर पाओ? हाँ सर, है ना, वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2a इंटू एस। यस और नो? और ये जो एस आपकी होगी वो आपकी डिस्प्लेसमेंट है, ये आपकी एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन का साइन अगर आपको माइनस मिले मतलब वो क्या होगा, रिटार्डेशन होगा। यस और नो? हाँ कि ना? ठीक है, और ये आपकी फाइनल वेलोसिटी और ये कौन सी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी तो जीरो, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है सर, 90 स्क्वायर, ठीक है, टू एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करना है और ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0.60। तो देखो एक्सेलरेशन क्या होगा, -90 स्क्वायर, ठीक है, 8100 डिवाइड बाई 2 इंटू 0.60। तो आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर आपको माइनस में मिलेगा 6750 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो ये आंसर आपको माइनस मिला मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। यस और नो? और आपको ये आंसर हमेशा नेगेटिव मिलेगा कब, व्हेन v इज लेस देन दी v नॉट। जब आपकी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से कम होगी तो एक्सेलरेशन आपको हमेशा क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। और इसका मतलब क्या होगा, जैसे मैंने आपको बोला वैसे ही इसका मतलब क्या होगा, रिटार्डेशन होगा। यस और नो? हाँ कि ना? ठीक है, चलो, तो रिटार्डिंग फोर्स क्या होगा सर, मास इंटू रिटार्डेशन। तो बुलेट का मास कितना गिवन है सर, 0.04। तो 0.04 इंटू रिटार्डेशन क्या मिला, मैग्नीट्यूड 6750। सो आंसर विल बी 270 न्यूटन। यस और नो? तो ये आपका क्या मिल जाएगा, रिटार्डिंग फोर्स मिल जाएगा। समझ में आ कि नहीं? यस और नो?
ठीक है। फिर नेक्स्ट, फिर देखो नेक्स्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखो, अ कार ऑफ अ मास ऑफ 1000 kg, मास कितना है 1000 kg, ठीक है, इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, कितनी वेलोसिटी है उनकी 10 मीटर पर सेकेंड, and acted upon by a forward force of 100 Newton due to engine and retarding force of 500 Newton due to friction, what will be its velocity after 10 सेकेंड। देखो, अगर यहाँ पे मैं सिंपल सा बोलूं कि एक कार है, ठीक है, एक कार का मास कितना 1000 kg है, ठीक है। चलो, तो आगे जो इंजन होगा उनकी वजह से फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कितना एग्जर्ट हो रहा है 1000 न्यूटन, और बैकवर्ड डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कितनी है 500 न्यूटन। तो देखो, मैं ऐसे बोल सकता हूँ टोटल रिजल्टेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन की फोर्स होगी 500 न्यूटन, यस और नो, यस और नो। देखो, ये राइट वर्ड का फोर्स है, लेफ्ट वर्ड का फोर्स है, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा सर, राइट वर्ड लार्जर माइनस स्मॉलर, तो लार्जर कितना है 1000, तो 1000 माइनस 500 क्या होगा, 500 न्यूटन के बराबर होगा कि नहीं नेट फोर्स, यस और नो, हाँ कि ना। तो आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट विल बी वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड। तो देखो, इनकी ना इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है वी नॉट, किसके बराबर गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड, और आपको क्या पूछा है कि 10 सेकेंड के बाद इनकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी। देखो, आपके पास तीन इक्वेशन है, v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी, ठीक है। फिर आपका ये सेकंड इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक ये वाला वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो ये वाला तो अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि हमें यहाँ पे v फाइंड आउट करना है, ठीक है, आफ्टर 10 सेकेंड, ठीक है। चलो, यहाँ पे एक्सेलरेशन भी हमारे पास नहीं है वरना निकाल लेते, और यहाँ पे टाइम पीरियड है नहीं, कौन सा टाइम पीरियड पे, ठीक है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन आपको यूज करना पड़ेगा, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, टाइम पीरियड गिवन है, एक्सेलरेशन हमें नहीं दिया, तो पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन ऑफ कार, यस और नो, हाँ कि ना। और एक्सेलरेशन ऑफ कार देखो क्या मिलेगा, ए इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, फोर्स डिवाइड बाय मास, और याद रखो ये जो फोर्स होगा एफ, वो कौन सा फोर्स होगा, नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स कितना होगा सर 500, और मास कितना दिया आपको 1000 kg, तो ये जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना मिलेगा 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यस और नो, क्लियर सर, अभी तो निकाल सकते हैं ना। तो v क्या बनेगा, v नॉट प्लस ए टी के बराबर बनेगा, ठीक है। तो v नॉट आपकी, देखो v नॉट आपकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये 10, एक्सेलरेशन आपको क्या मिला 0.5, ठीक है, टाइम पीरियड कितना दिया था आपको 10 सेकेंड का, तो ये देखो 10 प्लस 5 होगा कि नहीं, यस और नो, सो आंसर विल बी 15 मीटर पर सेकेंड, यस और नो, हाँ कि ना। समझ में आया पूरा क्वेश्चन, क्लियर इतना, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ तक रखता हूँ, आप एक खाली एक ये वाला लेक्चर आप लोग अटेंड कर लेना, ठीक है, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज वाला। अब देखो एक्चुअली संडे एक सोशल फंक्शन था, तो मैं कंफर्म टाइम आपसे शेयर नहीं कर पाया, इसीलिए मैंने रिकॉर्ड करके रखा। चलो, आप मुझे बोलो कि इनका लेक्चर आपको लाइव लेक्चर करना है कि यूट्यूब पे मैं डायरेक्ट वीडियो अपलोड करूं, क्योंकि ये जो, अब देखो प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि ये जो आज मैंने अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया ना, तो वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर प्रॉब्लम क्या होता है कि ढंग से रिकॉर्ड नहीं हो रहा, ठीक है, क्लियर। तो ये फिर अपलोड करने में ना चैनल की क्वालिटी डाउन हो जाती है। हाँ हाँ, बोलो। ओके ओके, तो मैं एक काम करूँ, इनको यूट्यूब पे अपलोड करूँ लेकिन वो लिंक लिमिटेड कर दूँ, लिस्ट, क्योंकि फिर क्या है कि बाहर की पब्लिक देखेगी ना, ठीक है, तो उनको ना वो थोड़ा क्वालिटी डाउन लगता है कि फिर चैनल का रेपुटेशन डाउन हो जाता है, ठीक। तो मैं लिंक को लिमिटेड कर दूंगा, ठीक है, और वो लिंक आपसे शेयर कर दूंगा, ठीक है। ओके ओके, बाय।